21st June 2022, The Hindu editorial, An Unjust Pursuit. Julian Assange deserves freedom, not persecution, for investigative journalism. अनजस्ट यानी जो जस्टिफाइड नहीं है, जो न्यायोचित नहीं है. परस्यूट यानी किसी ऐसे कार्य के पीछे लगना. तो अनजस्ट यानी कोई ऐसा अन्यायोचित कार्य के पीछे लगना. जूलियन असांज को वो आज़ादी डिज़र्व करते हैं, यानी वो आज़ादी प्राप्त करने के हकदार हैं. नॉट परसिक्यूशन, और उत्पीड़न के हकदार नहीं हैं. फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ऐसी पत्रकारिता के लिए जो अन्वेषक पत्रकारिता होती है. The United States' relentless pursuit of Julian Assange received a fillip after the British Home Secretary Priti Patel gave the go-ahead to extradite him to the US. यूनाइटेड स्टेट्स बिना रुके जो लगातार परस्यू कर रहा है जूलियन असांज को, उस परस्यूट को, उस पीछे लगने को एक सपोर्ट मिल गया, फिलिप मिल गया, उछाल मिल गया. उसके बाद जब ब्रिटिश होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने अनुमोदन कर दिया कि उसको यूएस एक्सट्रेडाइट यानी ब्रिटेन से बाहर निकाल के यूएस भेज दिया जाए. Wanted for criminal charges which include violation of the country's Espionage Act of 1917, Mr. Assange could face punishment ranging up to 175 years in prison if convicted in the US. क्रिमिनल इल्ज़ामों के लिए जो वांटेड हैं यूएस में, जिसमें शामिल है कि देश का एस्पाइनेज एक्ट ऑफ 1917, इसका उन्होंने उल्लंघन किया है. मिस्टर असांज ऐसी पनिशमेंट फेस कर सकते हैं जो कि 175 साल तक की हो सकती है, जेल की सज़ा, अगर उनका कन्विक्शन यूएस में हो जाता है, यानी अगर वो दोष सिद्धि उनकी हो जाती है. The charges were framed under the Donald Trump administration after accusing him of collaborating with the US soldier Chelsea Manning, who published classified documents and communications on WikiLeaks.org, the website run by Mr. Assange. ये चार्जेस फ्रेम किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, जो कि राष्ट्रपति थे यूएसए के. उसके बाद जब उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने यूएस के सोल्जर चेल्सी मैनिंग के साथ मिली भगत की, और उन्होंने चेल्सी मैनिंग ने कुछ बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दिए थे. क्लासिफाइड यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसको सरकार कॉन्फिडेंशियल मानती है, जो कि किसी को दिखाने लोग योग्य नहीं मानती है, उनको प्रकाशित कर दिया था. और wikileaks.org साइट पर, जो कि जूलियन असांज का वेबसाइट था, उस पर कम्युनिकेशन कर दिया था. ये वेबसाइट मिस्टर असांज के द्वारा चलाया जा रहा था. मिस्टर असांज इज द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू हैव बीन चार्ज्ड अंडर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एरा एक्ट. मिस्टर असांज पहले वो पत्रकार हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है पहली वर्ल्ड वॉर के समय के एक्ट के अंतर्गत इन पे इल्ज़ाम लगाया गया है. Ironically, during the tenure of Mr. Trump's predecessor, Mr. Trump's predecessor, Barack Obama, US President Joe Biden was the vice president then. The Justice Department had concluded that it would not pursue criminal charges against Mr. Assange and WikiLeaks, as it would pose grave threats to the country's press freedom laws, particularly the First Amendment of the US Constitution that guarantees freedom of expression.
आयरॉनिक बात यह है, यानी ठीक विपरीत सोच वाली बात यह है कि मिस्टर ट्रंप के पहले प्रीडेसेसर, यानी जो उनके पहले राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा, उनके टेन्योर के दौरान, यानी उनके कार्यकाल के दौरान, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, जो अभी यूएस प्रेसिडेंट हैं, उस वक्त उस टेन्योर के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये कंक्लूड किया था, यानी इस निष्कर्ष पे पहुंचा था, यूएस का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि वो क्रिमिनल चार्जेस का परसुएंस नहीं करेगा मिस्टर असांज के खिलाफ और विकीलीक्स के खिलाफ, क्योंकि इससे बहुत ही गंभीर खतरा समक्ष आ जाएगा उस देश के प्रेस फ्रीडम के लॉज के अंतर्गत, उस लॉज के लिए, खास तौर पे जो पहला अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सब लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार गारंटी करता है, उसके लिए खतरा आ जाएगा। The cables and documents published by WikiLeaks reveal the severe abuse of international and humanitarian law, war excesses, and crimes committed in Iraq and Afghanistan by the US government, among others, besides shining a light on the inner workings of the elite in democracies and autocracies across the world. जो भी केबल यानी तार और डॉक्यूमेंट्स यानी कि कागजात प्रकाशित किए गए थे विकीलीक्स के द्वारा, वो ये दर्शाते हैं कि कैसे बहुत तीव्रता से अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का उल्लंघन और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और युद्ध के दौरान किस तरह से अति की जा रही है और किस प्रकार से क्राइम किए जा रहे हैं इराक और अफगानिस्तान में यूएस की सरकार के द्वारा दूसरों के अलावा। तो इसके अलावा वो एक लाइट शाइन कर रहा था कि जो इलीट यानी जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं डेमोक्रेसीज में, वो उनके अंदरूनी कार्यशैली क्या रहती है, और जो ऑटोक्रेसीज यानी जो जिसमें सिंगल एक राजा होते हैं जो कि अपनी ही चलाते हैं पूरे दुनिया भर में, उनकी अंदरूनी वर्किंग कैसी होती है। डिप्लोमेटिक केबल्स इन पर्टिकुलर The diplomatic cables, in particular, initially released after careful redaction by media organizations and other documents, went on to form the bulwark of a large repertoire of investigative journalism. जो डिप्लोमेटिक केबल्स खास तौर पे जो रिलीज किए गए थे, केबल यानी जो तार वगैरह भेजे जाते हैं डिप्लोमेट्स के द्वारा, जो शुरू में जिनको रिलीज किया गया था मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उनको ध्यानपूर्वक बदलने के बाद, रिडैक्शन यानी उनको चेंज करने के बाद, क्योंकि जिससे कि उन पर इल्ज़ाम ना लग जाए, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स इसी तरह के जो कि एक सपोर्ट बन गए, बुलवर्क बन गए, एक बड़े कलेक्शन के रेपर्टवार के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए, अन्वेषक पत्रकारिता के लिए. In a rational world, the perpetrators of the excesses revealed by WikiLeaks would have been pursued for justice, while Mr. Assange would have been released from his harsh and extended stay in British prison. अगर एक रैशनल दुनिया होती, यानी जो रीज़न पर चलती है, जो कारण शक्ति पर चलती है दुनिया, ऐसी अगर दुनिया हो, तो जो जिन लोगों ने अति किया है, अति करने वाले लोग, जिनको कि विकीलीक्स के द्वारा रिवील कर दिया गया, उनको परस्यू किया था, यानी उनके पीछे पड़ा जाता न्याय के इंटरेस्ट में, न्याय के लिए, जबकि मिस्टर असांज को छोड़ दिया जाता उनके हार्श और लंबे स्टे से ब्रिटिश प्रिजन में. Yet the dogged pursuit of Mr. Assange has been renewed by the Biden administration. और उसके बावजूद मिस्टर असांज को जिस तरह से एक रिलेंटलेसली, यानी बिना रुके हुए लगातार डॉगट तरीके से परस्यू किया जा रहा है, उस परसुएंस को फिर से नवीनीकृत कर दिया गया है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी. The only guarantee that it has provided is
that it will not hold him in a maximum security prison, which has strict confinement rules, and that if convicted, he could serve his sentence in his native Australia if he requested it. केवल एकमात्र गारंटी जो उन्होंने प्रोवाइड की है, मुहैया कराई है, वो ये है कि वो उसको यानी यूएस उसको जो है मैक्सिमम सिक्योरिटी के कारागार में नहीं रखेगा, जिसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट कन्फाइनमेंट के रूल्स होते हैं, यानी अरेस्ट करके बंद करने के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। एंड दैट इफ कन्विक्टेड, और ये भी उनको गारंटी दी है कि यदि उनका कन्विक्शन हो जाता है तो वो अपना सेंटेंस अपने नेटिव यानी जहाँ के वो रहने वाले हैं उस ऑस्ट्रेलिया में सर्व कर सकते हैं अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो। Its position runs counter to its stated aim of bringing the US back to the forefront of world democracies that promote values enshrined in the West as pivotal, such as freedom of expression according to the press. यूएस की ये जो पोजीशन है, ये उनकी जो कथित लक्ष्य है उसके खिलाफ है, जिसमें कि वो कहते हैं कि वो यूएस को फिर से दुनिया की जो डेमोक्रेसीज हैं, जो प्रजातंत्र हैं, उनके आगे की तरफ लेके आएंगे, जो कि ऐसे मूल्यों को प्रमोट करेगा जो पाश्चात्य दुनिया में जिनको कि इस तरह से नवाजा गया है, उनको एनश्राइन किया गया, यानी कि उनकी पूजा की जाती है उन मूल्यों की कि वो पिवटल हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सच एज फ्रीडम, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का फ्रीडम जो कि प्रेस को दी जाती है। Subjecting Mr. Assange to trial will be a blow against media freedom in the US and will also criminalize investigative journalism, particularly one that is pointed at the inner workings of the deep state. मिस्टर असांज को सब्जेक्ट करना ट्रायल के प्रति, यानी उनको उन पर मुकदमा चलाना एक आघात हो जाएगा मीडिया फ्रीडम के खिलाफ यूएस में, और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को भी क्रिमिनलाइज कर देगा, यानी जो अन्वेषक पत्रकारिता है उसको क्रिमिनल करार देगा, खास तौर पे ऐसी पत्रकारिता जो कि जिसने जो गहरी स्टेट होती है, यानी कि जो राज्य होता है, उसके अंदरूनी वर्किंग पर उंगली उठाई है। Mr. Assange's representatives have filed an appeal before the British High Court with the present Labour Party-led Australian government. Mr. Assange remains an Australian citizen, also expressing its displeasure at the continued pursuit. The onus is on the British judiciary to do right by him. मिस्टर असांज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी उनके जो उनकी तरफ से जो मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्होंने एक अपील फाइल की है ब्रिटिश हाई कोर्ट के समक्ष। अभी जो लेबर पार्टी के द्वारा लीड की जा रही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में लेबर पार्टी लीड कर रही है, तो मिस्टर असांज अभी भी एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। वो भी अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस कर रहे हैं कि किस प्रकार से, यानी अपने वो नाखुशी उन्होंने अभिव्यक्त की है कि किस प्रकार से लगातार परस्यू किया जा रहा है जूलियन असांज को। तो ऐसे स्थिति में जो बर्डन है, जो ओनस है, जो जिम्मेदारी है, वो ब्रिटिश जुडिशरी पर है कि मिस्टर असांज के लिए वो जो सही है वो ही करें। Editorial number 2, cracks at the center. Macron seems to have lost some of his support base to the new left and the far right. सेंटर में, केंद्र में क्रैक आ गए हैं, दरारें आ गई हैं। मैक्रॉन, ऐसे प्रतीत होता है, उन्होंने अपना कुछ सपोर्ट बेस खो दिया है नई लेफ्ट को और फार राइट को। ये विचार धारा होती हैं जो किसी भी देश में, लेफ्ट विचारधारा, राइट विचारधारा, इस तरह से। In the June 2017 parliamentary elections held a few weeks after Emmanuel Macron was first elected president, Jean-Luc Mélenchon's leftist France Unbowed party won just 17 seats. जून 2017 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, जो कि आयोजित किए गए कुछ ही हफ्तों बाद में, जब इमैनुअल मैक्रॉन सबसे पहले प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए,
तो ऐसे में जॉन लुक मेलेंचॉन की जो लेफ्टिस्ट फ्रांस की अनबाउड पार्टी है, फ्रांस अनबाउड पार्टी जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने केवल 17 सीटें जीती। 5 years लेटर 17 सीटें जीती थी उस वक्त, यानी 5 साल पहले। 5 years later, Mr. Mélenchon's coalition has emerged as the second largest bloc in the French parliament with 131 seats, clearly showing a resurgence of the left. 5 साल बाद यानी 2022 में मिस्टर मेलेंचॉन के की जो कोalition था, यानी जो कई पार्टी का मिला के उन्होंने एक संगठन बनाया है, वो सेकेंड लार्जेस्ट ब्लॉक के रूप में इमर्ज हुआ है फ्रेंच पार्लियामेंट में 131 सीटों के साथ। और साफ तौर पे शो करता है, ये दिखाता है कि लेफ्ट का रिसर्जेंस यानी फिर से एक उठान हो रहा है लेफ्ट का फ्रांस में। Mr. Macron's party, Renaissance, and its allies won 245 seats, short of the 289 needed for absolute majority in the 577-member National Assembly. 577 मेंबर की नेशनल असेंबली में मिस्टर मैक्रॉन की जो पार्टी है रेनेसांस और उसके साथियों ने 245 सीटें जीती हैं, जो कि 289 सीटें जितनी चाहिए थी उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए, उससे कम है। द फार राइट नेशनल रैली लेड बाय मरीन ले पेन केम थर्ड विद 89 सीट्स। और जो फार राइट विचारधारा है उसमें जो नेशनल रैली है नाम की पार्टी, जो कि जिसके लीडर है मरीन ला पेन, वो तीसरे स्थान पे आई है 89 सीट्स के साथ, जो कि एक ऐतिहासिक रूप से ऊंचाई वाला नंबर है इस पार्टी के लिए। द रिजल्ट्स largely endorsed the trend that was visible during the presidential elections earlier this year. और जो रिजल्ट्स आए हैं वो लार्जली समर्थन कर रहे हैं उस रुझान का कि जो कि दिख रहा था प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के दौरान ही इस साल में जो पहले हुए थे। इन द फर्स्ट राउंड द टू फार राइट कैंडिडेट्स मिस लपेन एंड एरिक शेमोर and the left's Mr. Mélenchon together polled more than 50% of the votes. पहले राउंड में जो दो फार राइट कैंडिडेट्स थे मिस लेपेन और एरिक जेमोर, और लेफ्ट के जो मिस्टर मेलेंचॉन है, उन्होंने साथ में मिलके कुल मिला के 50% से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं इलेक्शन में। मिस्टर मैक्रॉन secured a comfortable victory in the runoff, but his margin over Ms. Le Pen shrank substantially, unlike in 2017, an indicator of the slow birthing voter resentment. मिस्टर मैक्रॉन ने एक कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल की है, सुरक्षित कर ली है इलेक्शंस में जो दोबारा हुए हैं उनमें, लेकिन उनका जो मार्जिन है मिस लेपेन के ऊपर वो श्रिंक कर गया, यानी सिकुड़ गया है काफ़ी हद तक सब्सटेंशियली, जो कि 2017 से विपरीत है। ये एक ऐसा सूचक है कि धीरे धीरे वोटर का रिजेंटमेंट बर्न हो रहा है, यानी जल रहा है। रिजेंटमेंट यानी जो उनका वोटर जो विरोध कर रहा है, उसका विरोध जो है। मिस्टर मेलेंचॉन read the tea leaves correctly and built a wider leftist platform to fight the parliamentary polls. मिस्टर मेलेंचॉन ने चाय की पत्तियों को सही रीड कर लिया था, यानी कि जो मौसम है उसको सही पकड़ा था उन्होंने, और उन्होंने एक विस्तृत लेफ्टिस्ट प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था, खड़ा कर लिया था पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लड़ने के लिए। He forged an alliance with socialists, communists and greens, trying to avoid a split among voters in the left of the center spectrum. सेंटर से लेफ्ट की तरफ का जो स्पेक्ट्रम है उसमें वोट स्प्लिट ना हो जाए, उसको देखते हुए उन्होंने सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और ग्रीन लोगों के साथ एक अलायंस तैयार कर लिया था। अलायंस यानी एक समझौता तैयार कर लिया था। मिस लेपेन डबल डाउन ऑन हर एंटी इमिग्रेंट पॉपुलिज्म। मिस मैक्रॉन फेस्ड विद अ टू फ्लैंक अटैक कुड नॉट होल्ड हिज सेंट्रिस्ट फोर्ट। और मिस लेपेन ने क्या किया था, उन्होंने अपने जो एंटी इमिग्रेंट पॉपुलिज्म है, जिसमें वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ बात करती हैं और उस पे उसके वजह से ऐसी पॉपुलिज्म यानी इस तरह का जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है इमिग्रेंट्स के खिलाफ, क्योंकि फ्रांस में बहुत से बाहर के लोग आ जाते हैं, तो उसको उन्होंने डबल डाउन किया, यानी उस पर उन्होंने और ज़्यादा जोर डाला।
मिस्टर मैक्रॉन इस तरह के दो तरफ का अटैक के सामने अपना सेंट्रिस्ट किला जो है होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कर सक रहे हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा वोट ये लोग ले गए। France's polity, traditionally dominated by the center-right conservatives and the center-left socialists, has undergone structural changes. फ्रांस की पॉलिटी ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल यानी ढांचागत बदलाव हो गए हैं, जो कि परंपरागत रूप से सेंटर राइट कंजर्वेटिव्स के द्वारा डोमिनेट की गई रही है और सेंटर से लेफ्ट जो सोशलिस्ट हैं उनके द्वारा डोमिनेट की गई रही है। As the old consensus collapsed, Mr. Macron, a liberal populist, emerged as the guardian of the status quo. जैसे जैसे पुराना जो कंसेंसस था, कंसेंसस मतलब एक विचार, वो कोलैप्स हो गया, तो मिस्टर मैक्रॉन जो कि एक लिबरल पॉपुलिस्ट हैं, जो वहाँ पे मशहूर हैं और लिबरल अपने उस विचारधारा के लिए मशहूर हैं, वो स्टेटस को के गार्जियन के रूप में इमर्ज कर गए थे। यानी जो पुरानी व्यवस्था है उसको बनाए रखने के, उसको प्रोटेक्ट करने के प्रोटेक्टर के रूप में, उसको बचा के रखने वाले व्यक्ति के रूप में वो उभर के आए थे। विद प्रो मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड सोशल लिबरलिज्म he projected himself as an alternative to the emerging new left and far right parties. मार्केट के फेवर में जो इकोनॉमिक उनकी आर्थिक नीतियां थी और सोशल लिबरलिज्म की जो उनकी फिलॉसफी थी, उसके साथ उन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रक्षेपित किया, प्रोजेक्ट किया, सामने दिखाया कि जैसे कि वो उभरते हुए नए लेफ्ट और फार राइट पार्टीज के ऑल्टरनेटिव के रूप में हैं, यानी विकल्प के रूप में हैं। दो इट हेल्प्ड हिम विन बैक टू बैक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इससे उनको ये मदद मिली, उन्होंने एक के बाद एक यानी एक के पीछे एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिए। ही कुड नॉट काम राइजिंग सेंटिमेंट विच इज फाइनली हिट हिज ओन पार्टी। वो उभरते हुए विरोध वाली सोच को शांत नहीं कर सके और जिसने आखिरकार उनकी अपनी पार्टी को भी मार लगाई है। द नेक्स्ट 5 years विल बी हार्डर फॉर हिम दैन हिज प्रीवियस टर्म। अगले 5 साल उनके लिए और ज़्यादा कठिन होंगे उनके पिछले कार्यकाल के मुकाबले में। He will have to stitch an alliance with the conservatives or win support from the left to drive his legislative agenda. उनको सिलाई करनी पड़ेगी एक अलायंस की, यानी एक अलायंस बनाना पड़ेगा कंजर्वेटिव लोगों के साथ, यानी जो कि कंजर्वेटिव विचारधारा के होते हैं, जो संरक्षण प्रिय विचारधारा के होते हैं, और उनको सपोर्ट जीतना पड़ेगा लेफ्ट से भी अपने लेजिस्लेटिव जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने के लिए। What makes matters worse is the relentless cost of living crisis that has shaken Western economies. और जो बात मामलों को और भी मुश्किल बना रही है वो ये है कि लगातार बिना रुके हुए जो एक क्राइसिस मुश्किल स्थिति आ गई है कि लिविंग की जो कॉस्ट है, जीने की जो कॉस्ट है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसने वेस्टर्न के यानी पाश्चात्य दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको हिला के रख दिया है। France has managed to control fuel and electricity prices for now with a cap, but consumer price inflation has hit record levels. फ्रांस ने तो अभी के लिए फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के जो दाम हैं उनको किसी तरह से प्रबंधन के माध्यम से कंट्रोल कर लिया है, एक कैप लगा के, नहीं एक लिमिट लगा के उसके ऊपर प्राइसेस को नहीं जाने देना है। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस का जो मुद्रास्फीति है वो रिकॉर्ड लेवल को हिट कर चुकी है। With a mushrooming energy crisis in the wake of Russian-Ukraine invasion, France, dependent on the energy imports, is facing added pressure. और जैसे जैसे जो एनर्जी की जो मुश्किल हालात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मशरूम करते जा रहे हैं, यानी उगते जा रहे हैं, जैसे जैसे रशियन यूक्रेन इन्वेजन के पीछे पीछे, यानी उसके वेक में, यानी उसके पीछे फ्रांस जो कि एनर्जी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, वो एनर्जी इंपोर्ट करता है, वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ प्रेशर फेस कर रहा है, यानी उसका सामना कर रहा है। दिस एक्सप्लेन्स मिस्टर मैक्रॉन्स गार्डेड अप्रोच टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट। और यही एक्सप्लेन करता है कि मिस्टर मैक्रॉन का किस प्रकार से जो अप्रोच है, जो रवैया है, वो गार्डेड रवैया है, वो अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। और बहुत ही कहने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत
एक तीव्र अपना स्टैंड नहीं ले रहे हैं। Unlike the UK, the US or Eastern European countries, he has repeatedly called for ending the war through talks. यूके, यूएस और ईस्टर्न यूरोप के खिलाफ के विपरीत मिस्टर मैक्रोन बार बार ये बात कह रहे हैं कि वॉर को टॉक्स के द्वारा खत्म किया जाना चाहिए। अनलेस द वॉर एंड्स ही कैनॉट टैकल द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इफेक्टिवली, क्योंकि जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता है तब तक मिस्टर मैक्रोन मुद्रास्फीति के प्रेशर को इफेक्टिवली असरदार तरीके से टैकल नहीं कर सकते हैं। एंड अनलेस he tackles the cost of living crisis, he cannot stop the new left and far right from eating into his support base. और जब तक कि ऐसा नहीं होता कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो मुश्किल हालात हैं उसको टैकल करें, तब तक वो नए लेफ्ट और फार राइट को रोक नहीं सकेंगे कि वो उनके सपोर्ट बेस में खा मतलब उसको सपोर्ट बेस को खा जाए।